Assalamu alaikum, 6th class. How are you all? Hope you all are fine at home. Now we are starting our 5th step. 6th class हम अपना 5वां मरला स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, हमारा पहला चैप्टर है शेख सादी के अक़वाल. ठीक है, शेख सादी कौन थे? शेख सादी एक मुसन्निफ़ भी थे और शायर भी थे. ठीक है, अक़वाल का क्या मतलब होता है? बातें, यानी शेख सादी की अहम बातें. ठीक है, इसकी आज हमने रीडिंग करनी है. मुश्किल अल्फाज के मायने आप लोगों ने अपनी बुक्स पे नोट डाउन करने हैं और इनको याद भी करना है. शेख सादी का असल नाम शरीफुद्दीन था. इन्हें हकीमुल मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है. हकीमुल मशरिक़ यानी हकीम, मशरिक़ के हकीम. ठीक है, वह मौलिमुल इखलाक़ भी कहलाते हैं. मौलिमुल इखलाक़ यानी उस्ताद. मौलिम का मतलब होता है उस्ताद, यानी इखलाक़ के उस्ताद थे. उनके इखलाक़ बहुत अच्छे थे. सुल्तान साद ज़ंगी के ज़माने में ईरान के शहर शहज़ार में पैदा हुए. ठीक है, शेख सादी कहाँ पैदा हुए? ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए. शेख सादी ने तवील उम्र पाई. तवील यानी लंबी उम्र पाई. अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा. बेशतर यानी ज़्यादातर, सैर व सियाहत कहते हैं सफ़र. ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा सैर व तफरीह में, सफ़र में गुजारा था. ठीक है, शेख सादी ने शायरी भी की और नसर भी लिखा. ठीक है, वो शायर भी थे और नसर यानी कि किताबें भी लिखते थे. शायरी में इनकी मसनवी बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली. नसनवी कहते हैं दो या ऐसे शेर जिसमें दो मिसरे हम काफ़ियाँ हों. ठीक है, हम काफ़ियाँ यानी मिलते जुलते हों. ठीक है, ये इनकी शेर व शायरी की किताब का नाम है. और नसरी यानी कि जिसमें उस उर्दू की तरह लिखा जाए, यानी कि मुसन्निफ़ भी की जाए, उस किताब का नाम गुलिस्तान था. ठीक है, इन दोनों किताबों को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और अहमियत मिली. ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिशमंदी की बिना पर अदब आलिया में शुमार की जाती है. फ़िक्री ताज़गी किसे कहते हैं? यानी कि ज़हनी ताज़गी. ठीक है, और दानिश व हिकमत, अक्ल और दानाई. ठीक है, अदब आलिया यानी आले अदाब. ठीक है, आला अदाब. ये गुलिस्तान जो उनकी किताब थी वो फ़िक्री और दानिश और हिकमत की बिना पर बहुत आला अदाब में शुमार की जाती थी. ठीक है, दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़बानों में इसके तराजम हो चुके हैं. तराजम किसे कहते हैं? तर्जमे की जमा को. हिकमत और दानिश से भरपूर इनके कुछ अक़वाल दर्ज हैं. ठीक है, ये जो इनकी किताब थी गुलिस्तान, इसमें इन्होंने अपने हिकमत और दानिश की बिना पर कुछ अक़वाल लिखे थे, यानी कुछ बातें लिखी थी, जो जिनमें से चंद 15 बातें हमें इस सबक में पढ़ने के लिए मिलेंगी. ठीक है, इसको आप लोगों ने ध्यान से ज़रा सुनना है. पहला पॉइंट था इस किताब का, दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए. इस लाइन का क्या मतलब है कि दुनिया का जो माल है वो ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए नहीं है. ठीक है, और ना ही हमारी ज़िंदगी इस दुनिया के माल को जमा करने के लिए दी गई है. ठीक है, हमारी ज़िंदगी का मकसद माल जमा करना नहीं है, ना इससे हमें सुकून हासिल हो सकता है और ना ही हमारी ज़िंदगी का ये मकसद. हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि हम गौर व फ़िक्र करें, अल्लाह ताला की हिकमत पर अमल करें. ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पे एहसान किया. ठीक है, हमें अगर दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना है तो हमें चाहिए कि हम दूसरे लोगों के साथ एहसान करें, उनके साथ हुस्न सलूक करें, जिस तरह अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया कि अपनी नेमतें हम पर नाजिल फरमाई. तीसरा पॉइंट देखें, दो आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है. ठीक है, दो आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है. किन दो आदमियों की? एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, यानी एक ऐसा आदमी जो सारी उम्र माल जमा करता रहा हो और कंजूसी से काम लेता हो, उसने खुद वो माल अपने ऊपर खर्च ना किया हो. दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर इस पर अमल ना किया, यानी ऐसा आदमी जिसने इल्म हासिल किया हो लेकिन इस पर अमल नहीं करता हो. तो ऐसे दो आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा होती है. ठीक है, चौथा पॉइंट देखें, बेइल्म आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल. आलिम किसे कहते हैं? इल्म वाला या इल्म रखने वाला. और मशल किसे कहते हैं? चिराग. लोग तो इससे फ़ायदा उठाते हैं मगर ख़ुद वो कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता. ठीक है, ऐसा आदमी जिसको अपने इल्म के बारे में पता ही नहीं है, अपने यानी कि उसके पास क्या इल्म है से उसको
कोई फ़ायदा नहीं उठाता, लेकिन दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसे आदमी का इल्म बेकार है, ठीक है। वो ऐसे जैसे उसका अंधा हो, ठीक है। जब तक अपने इल्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो किसी फ़ायदे के लिए फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। 5वां पॉइंट देखें, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना इससे शेर बनाना है, ठीक है। बेमौका नरमी करना यानी कि किसी भी बगैर वजह के उसके साथ अच्छा नरमी से पेश आना उसकी गलती को और बढ़ावा देता है, ठीक है। शेर बनाना यानी और बढ़ावा देना उसे। 6वां पॉइंट है, वो दुश्मन जो बाज़ाहिर दोस्त हो इसके दांतों का ज़ख्म ज़्यादा गहरा होता है। दांतों का ज़ख्म यानी कि वो दुश्मन जो आपको बाज़ाहिर तो अपना दोस्त कहता हो लेकिन अंदर अंदर से आपके लिए बुग़्ज़ रखता हो, आपसे नफ़रत करता हो, तो ऐसे आदमी का ज़ख्म, ऐसे आदमी की जो तकलीफ़ जो वो पहुंचाता है वो हमें ज़्यादा नुकसानदेह होती है, हमारे लिए ज़्यादा वो तकलीफ़ के बाइस होता है, ठीक है। दांतों का ज़ख्म यानी कि नुकसान देना ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। 7वां पॉइंट देखें, दीवार के पीछे बात करते वक्त होशियार रहे, हो सकता है कि दूसरी तरफ दुश्मन कान लगा कर सुन रहा हो। हमें ये आपस में बातचीत करते हुए आसपास ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमारी बात तो नहीं सुन रहा, हमें एहतियात से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 8वां पॉइंट देखें, अगरचे माफ़ करना अच्छा है लेकिन लोगों को सताने वालों के ज़ख्म पर मरहम ना रख। लोगों को सताने वाला यानी जो लोगों को तकलीफ़ देता है उनके साथ हमें नरमी से पेश नहीं आना चाहिए। हालांकि माफ़ करना अच्छी आदत है, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते, क्योंकि फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। 9वां पॉइंट देखें, बुरी आदत वाला इंसान अपनी बुरी आदत की वजह से हमेशा मुसीबत में फंसता है। बुरी आदत वाला यानी बुरे काम करने वाला इंसान हमेशा अपने बुरे कामों की वजह से मुसीबत में फंसता है, ठीक है। 10वां पॉइंट देखें, बात इस वक्त कर जब तुझे यकीन हो कि असर होगा, बेफ़ायदा बात करके अपनी कदर ना घटा। यानी कि हमें ऐसे शख्स से अपनी बात नहीं करनी चाहिए कि जिस पे असर ही ना हो, इस तरह हमारी बात की कदर नहीं होती, ठीक है। 11वां देखें, 10 आदमी एक दस्तरखान पर इकट्ठे बैठकर खा सकते हैं मगर 2 कुत्ते एक मुर्दार को मिलकर नहीं खा सकते। 2 कुत्ते यहाँ पे बुरे लोगों को कहा गया है, यानी कि 10 आदमी तो दस्तरखान पर मिल के बैठ के खा सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से 2 आदमी भी बुरे होंगे तो यानी वो इत्तेफाक से नहीं रह सकते। 12वां पॉइंट देखें, सबसे बड़ा बदनसीब वो है जो लोगों को सताता है, क्योंकि जब इस पर मुसीबत पड़ेगी तो कोई इसका दोस्त ना होगा, ठीक है। अगर हम हर वक्त वो आदमी बदनसीब होता है जो हमेशा दूसरों को सताता रहता है, क्योंकि इसके मुश्किल वक्त में फिर इसका साथ या इसका एहसास कोई नहीं करता, इसका दोस्त कोई नहीं बनता, ठीक है। 13वां पॉइंट देखें, जो बुरी सोबत में बैठता है इसकी सोच कभी अच्छी ना होगी। यानी कि जो बुरे लोगों में बैठता है कि वो उसकी भी सोच वैसी ही होगी, उन लोगों की जैसी बुरी सोच ही होगी, वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता। 14वां पॉइंट देखें, हासिद के लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, वो पहले ही हसद की आग में जल रहा है। हासिद किसे कहते हैं? हसद करने वाले को, ठीक है, जो एक दूसरे से जलते हैं, उसके लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही अंदर अंदर जल रहा होता है कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, इसी आग में वो खुद ही जलता रहता है, ठीक है। 15 पॉइंट देखें, कुत्ता दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है, यानी बुरी हस्ती शुमार होता है, मगर हक शनासा कुत्ता नाशुक्र इंसान से बेहतर है, यानी वो वफ़ादार होता है, फिर भी वो वफ़ादार होता है। कुत्ता हमें अच्छा नहीं लगता है देखने में, लेकिन वो इंसान से ज़्यादा वफ़ादार होता है, क्योंकि वो अपने मालिक के एहसान का शुक्रगुजार होता है, उसके लिए वफ़ादार रहता है, लेकिन इंसान जो है वो नाशुक्रा हो जाता है, ठीक है। इसकी रीडिंग आप लोग एक दफ़ा दोबारा कर लेगा 6th क्लास, और मुश्किल अल्फाज के मायने को याद करना है। शुक्रिया।